आज के वीडियो में मैं जिस कहानी की समरी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ उस कहानी का नाम है द केस ऑफ अप्सरा थिएटर। फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी है। तो सुनते हैं इस कहानी की समरी हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब लाल मोहन बाबू, तोपशे और फेलुदा शर्लॉक होम्स की सीरीज़ टीवी पे देख रहे हैं। फेलुदा शर्लॉक होम्स से काफ़ी प्रभावित हैं और टीवी सीरीज़ को बहुत ही जीवंत बनाया गया है। फेलुदा कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शर्लॉक होम्स और वॉटसन किताब से निकल के साक्षात सामने आ गए हों। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने इतनी अच्छी डिटेक्टिव कहानियाँ लिखी हैं कि उनके जैसे डिटेक्टिव्स को काफ़ी हेल्प मिलती है केस सॉल्व करने के लिए। उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। तभी कॉल बेल बजती है और माहितोष रॉय नाम के एक आदमी उनसे मिलने आते हैं। गोरे चिट्टे 40-45 साल के मध्यम कद काठी के वो आदमी हैं। वो अप्सरा थिएटर में काम करते हैं, काफ़ी वर्षों से काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से, बीते 7 दिनों से उन्हें 5 चिट्ठियाँ मिली हैं जिसमें उन्हें धमकी दी गई है। खास बात यह थी इन चिट्ठियों की कि जो भी चिट्ठी इनके पास आती थी वो कैपिटल लेटर्स में वो सारे वर्ड्स लिखे होते थे, जिससे कि राइटिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल था। पहली चिट्ठी में लिखा था वॉच आउट, दूसरे में लिखा था योर डेज आर नंबर्ड, तीसरे में लिखा था पे फॉर योर सिंस, चौथे में लिखा था दिस इज़ द एंड और पांचवें में लिखा था से योर लास्ट प्रेयर्स। ये बिल्कुल सामने आ जाता है कि ये चिट्ठियों का मतलब कोई धमकी ही दे रहा है, कोई उन्हें मारना चाह रहा है। इन चिट्ठियों को पढ़ के माहितोष रॉय काफ़ी घबरा गए थे और वो पुलिस के पास ना जाके मदद के लिए फेलुदा के पास आते हैं। फेलुदा उनसे पूछते हैं कि क्या कोई उनका दुश्मन है। माहितोष रॉय बताते हैं कि हाँ, 2 साल पहले जब उन्होंने अप्सरा थिएटर ज्वाइन किया था, वो वहाँ नाटक करते थे, तब वहाँ पर जगमोहन भट्टाचार्य नाम का एक एक्टर था जिसे हटाकर इन्हें रखा गया था। तब वो काफ़ी गुस्सा भी हुआ था, शायद वो बदला ले रहा हो। फेलुदा कहते हैं और कोई दुश्मन हो सकता है। तब वो कहते हैं कि हाँ, मेरा छोटा भाई भी है, वो बहुत गलत संगत में पड़ गया था, इसीलिए पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दी और उसके भाई को कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है उसका भाई भी जलन रखता हो और शायद इसीलिए वह धमकी भरी चिट्ठी उसे भेज रहा हो। फेलुदा कहते हैं कि इन धमकी भरी चिट्ठियों को वो सीरियसली नहीं ले सकते, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। अक्सर सुनने में आता है कि धमकी भरी चिट्ठियाँ आती हैं लेकिन इनका परिणाम कुछ भी नहीं होता। वो माहितोष रॉय से कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि वो पुलिस से जाके मदद लें। और फेलुदा इस केस में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और सिर्फ 2 दिनों के बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब पेपर के एक छोटे से कॉलम में निकलता है कि माहितोष रॉय मिसिंग हैं। माहितोष रॉय जो कि एक सपोर्टिंग एक्टर का काम करते हैं, वहाँ पर एक प्ले चल रहा है जिसका नाम प्रफुल्ल है अप्सरा थिएटर में, वो वहीं पे काम करते हैं और वो मिसिंग हैं। वो शाम को 6 से 8 के बीच में एक तालाब के किनारे टहलने गए थे और तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा। फेलुदा तुरंत उस मकान मालिक से मिलने जाते हैं जहां पर माहितोष रॉय रहते थे। माहितोष रॉय फेलुदा को अपना एड्रेस दे के गए थे। मकान मालिक बताता है कि 22 साल से माहितोष रॉय उनके साथ रहते हैं और उन्हें पता था कि उन्हें धमकी भरी चिट्ठियाँ आ रही हैं। उन्होंने मना भी किया था कि अकेले वो टहलने ना जाए, लेकिन उन्होंने इस चिट्ठियों को सीरियसली नहीं लिया और वो पार्क के पास टहलने चले गए जिसके पास में तालाब है, और फिर वो लौटे नहीं। पुलिस से मिलने पर फेलुदा को यही कहा गया कि तालाब में ही किसी ने उनको मार के फेंक दिया होगा और शायद उनके पैर में कोई भारी चीज़ भी बांध दी गई हो, इसलिए लाश तैर के ऊपर नहीं आई और पुलिस उन्हें मृत समझ रही थी। बहुत बड़े एक्टर थे नहीं माहितोष रॉय, तो इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा केस को पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जबकि फेलुदा को यही लगता रहा कि वो मरे नहीं हैं, वो सिर्फ गायब हो गए हैं। फेलुदा उस पार्क के पास भी गए जहाँ पर माहितोष रॉय टहलने के लिए गए हुए थे। वहीं पार्क की एक बेंच के पास में उन्हें एक तांबे की डिब्बी मिलती है। वो तांबे की डिब्बी माहितोष रॉय के पास थी जब वो फेलुदा के घर उनसे मिलने आए थे। वो उसमें सुपारी रखते थे और सुपारी वो लगातार चबाते रहते थे।
फेलुदा वो डिब्बी उठाते हैं और मकान मालिक के पास जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं तो मकान मालिक बताते हैं कि हाँ, ये डिब्बी जो है माहितोष रॉय की ही है। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका है कि झड़प में वह डिब्बी उनके हाथों से वहीं बेंच के पास गिर गई होगी और किसी ने उन्हें मार के तालाब में ही फेंक दिया। माहितोष रॉय एक छोटी मोटी रकम कमाते थे, 1200 रुपये, लेकिन उनका कोई में कि रिश्तेदार था नहीं, ना परिवार था, तो किसी तरह वो गुजारा कर लेते थे। फेलुदा एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि जब माहितोष रॉय उनके घर आए थे तो उनकी जो उंगली थी उसमें सफ़ेद सा निशान था, जैसे कि अंगूठी बहुत दिन से पहनी गई हो और उतार दी गई हो। तो लाल मोहन बाबू से यही कहते हैं कि लगता है वो बहुत पैसे की किल्लत में थे, उन्होंने अपनी कोई अंगूठी बेच दी है। और उनके जूते भी जो थे वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। तो हो सकता है कुछ पैसे की किल्लत की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, नहीं तो इतने छोटे एक्टर को कोई दुश्मनी के कारण क्यों मारेगा। यही बात फेलुदा को बार बार सता रही थी। फेलुदा अब अप्सरा थिएटर जाते हैं, वो पूछताछ करते हैं माहितोष बाबू के बारे में, साथ ही जगमोहन भट्टाचार्य के बारे में भी पूछताछ करते हैं, जिनको रिप्लेस किया था माहितोष रॉय ने। और वहाँ से एड्रेस लेके वो जगमोहन जी से मिलने भी जाते हैं। जगमोहन जी बोलते हैं कि उन्हें तो याद भी नहीं है माहितोष रॉय कौन थे। उनके पास ना इतना वक्त है, ना इतने पैसे हैं कि वो किसी से बदला लेने की सोचेंगे और उसे मारने का प्लान बनाएंगे। खैर 3 महीने बीत जाते हैं, माहितोष रॉय भी गायब हैं, कुछ भी नहीं पता। पुलिस उन्हें मृत घोषित कर चुकी है, उनकी केस की फाइल बंद कर चुकी है। फेलुदा फिर से 3 महीने के बाद अप्सरा थिएटर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। फिर वो पता करते हैं माहितोष रॉय के छोटे भाई सुवितोष रॉय के बारे में। सुवितोष रॉय अभी भी वैसी ही गलत संगत में है, वो ताश के पत्ते खेलता है, कभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं रखता। सुवितोष रॉय से मिलने पे वो कहता है कि वो 5 साल से अपने भाई से नहीं मिला। तो फेलुदा उससे पूछते हैं कि जिस शाम को वो गायब हुए थे माहितोष रॉय, वो कहाँ पर था। तो बोलता है कि वो तो रोज़ शाम को 6 से 9 के बीच में उसका एक दोस्त है अनूप सेन गुप्ता, उसके यहाँ ताश खेलता रहता है। फेलुदा ये बात पता लगवाते हैं अनूप सेन गुप्ता के यहाँ, तो वो हर रोज़ आता है, इसलिए शायद वो भी कातिल नहीं है। फेलुदा किसी तरह भी ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि माहितोष रॉय ज़िंदा है। अगर वो मर गया तो उसे किसने मारा, और इसी उधेड़ बुन में उन्हें रात में नींद नहीं आ रही थी। लाल मोहन बाबू फेलुदा की जो हाल था वो देख के वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर लाल मोहन बाबू फेलुदा को लेके दीघा चले जाते हैं। दीघा में समुद्र है, वहीं पास में ही गेस्ट हाउस में ही रुक जाते हैं। वहाँ जाके फेलुदा थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। वह समुद्र किनारे भी जाते हैं, वहाँ स्विमिंग करते हैं, लेकिन फेलुदा के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। उन्हें जर्क लग जाता है पैर में, उनकी एंकल बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उस पर बहुत सूजन आ जाती है। साथ ही एक और बुरी खबर सामने आती है कि अप्सरा थिएटर का जो लीड हीरो था नेपाल लहरी, उसका कत्ल हो गया है। उसे भी कुछ दिन पहले धमकी भरी चिट्ठियाँ आई थीं। यह सुनते ही फेलुदा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अभी माहितोष रॉय का केस नहीं सुलझा था और दूसरे कत्ल का आ जाती है खबर, और वो भी अप्सरा थिएटर से ही। क्या अप्सरा थिएटर के सारे एक्टर्स को कोई मारना चाह रहा था? क्या किसी को अप्सरा थिएटर से या उस हीरो से वहाँ के दुश्मनी हो गई थी? लेकिन फेलुदा अब इस हाल में नहीं है कि वो जाके हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इसमें लाल मोहन बाबू उनकी बहुत मदद करते हैं। वो कहते हैं कि वो फेलुदा के साथ इतने सालों से हैं, देख रहे हैं उनका काम, उनके बातचीत करने का तरीका, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और वो जाके या फेलुदा की हेल्प करेंगे। और यहाँ बन जाते हैं हमारे लाल मोहन बाबू हीरो, और वो बिल्कुल फेलुदा के स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले लाल मोहन बाबू मिलते हैं अप्सरा थिएटर के मैनेजर कैलाश बनर्जी से। वो नेपाल लहरी के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं, जिनका खून हो चुका है। अप्सरा थिएटर के जो मैनेजर थे वो बताते हैं कि अप्सरा थिएटर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नेपाल लहरी के जाने से। उनका जो नाटक था प्रफुल्ल, जिसमें वो लीड एक्टर थे, उसका आखिरी शो बचा हुआ था। उसके बाद दूसरा नाटक आलमगढ़ शुरू होने वाला था। नेपाल लहरी उसे मुख्य किरदार में थे, लेकिन इन लोग की साख बच गई, क्योंकि एक नया एक्टर आ गया है जिसकी पहले से ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं। क्योंकि इस जो नेपाल लहरी थी, इन्हें नकली दाढ़ी मूछ लगाई जाती थी, और जो नया एक्टर आया वो भी ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है, उसको ज़्यादा मेकअप की आवश्यकता भी नहीं रहती। इसीलिए वो नेपाल लहरी के स्थान पे काम कर रहा है,
जिससे अप्सरा थिएटर की थोड़ी साख बच गई है। फिर फेलुदा ने कहा था लाल मोहन बाबू से कि जितने भी वहाँ कलाकार हैं अप्सरा थिएटर में, उन सब का नाम पता वो लेकर आए। नेपाल लहरी का कत्ल मोती मिस्त्री नामक एक संकरी गली में किया गया था, जहां वो अपने दोस्त सासाधर चटर्जी से मिलने गए थे। नेपाल लहरी के भी कई दुश्मन थे, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करते थे। किसी ज्योतिषाचार्य ने नेपाल लहरी को बता दिया था कि वो 82 साल तक जिंदा रहेंगे, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र थे और इस चीज़ की वो चर्चा कई बार करते थे कि मुझे क्या फ़िक्र किसी दुश्मन की, मुझे तो अभी 82 ईयर्स तक ज़िंदा रहना है। अब बारी आती है अप्सरा थिएटर में काम करने वाले जो दूसरे एक्टर से, उनका भी इंटरव्यू लेना था, उनसे भी बातचीत करनी थी। यहाँ पे 4 अन्य एक्टर थे, उसमें 3 पुराने थे और 1 नया था। नया एक्टर वही था जो नेपाल लहरी की जगह पे काम कर रहा था। लाल मोहन बाबू ही सबका इंटरव्यू लेंगे क्योंकि फेलुदा का एंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले धारानी सान्याल आते हैं। वो 26 वर्षों से अप्सरा थिएटर में काम कर रहे हैं। वो बताते हैं लाल मोहन बाबू को कि नेपाल लहरी को धमकी भरी चिट्ठियां आ रही थीं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर लाल मोहन बाबू उनसे पूछते हैं कि जिस वक्त नेपाल लहरी का कत्ल हुआ उस समय वो कहाँ थे। बताते हैं कि उनका एक दोस्त है कालंकर घोषियाल, उसके यहाँ वो कीर्तन में गए हुए थे। फिर दूसरे एक्टर आते हैं जिनका नाम दीपेन बोस है। दीपेन बोस लगभग उसी उम्र के हैं जिस उम्र के नेपाल लहरी थे। ये दोनों एक साथ ही अप्सरा थिएटर में काम करने आए थे। दीपेन बोस को उनसे प्रतिद्वंद्विता तो थी नेपाल लहरी से, लेकिन कभी भी उसको रास्ते से हटाने का या मारने का ख्याल तक उनके मन में नहीं आया। अंत में आता है वो नया कलाकार सुदेंदु चक्रवर्ती, जिसने जगह ली है नेपाल लहरी की। उसकी घनी दाढ़ी मूछें हैं, गोरा रंग है। वो प्रोफेशनल एक्टर तो नहीं है, उसका एक छोटा सा बिजनेस है और वह अप्सरा थिएटर में पहली बार काम कर रहा है। वह नेपाल लहरी का फ़ैन था। लाल मोहन बाबू ये सारी बातें आके फेलुदा को बताते हैं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो रहा था कि कातिल कौन है। क्या माहितोष रॉय और नेपाल लहरी का कत्ल एक ही इंसान ने किया है? पर क्यों किया है? वजह क्या हो सकती थी? या फिर कोई और थिएटर है जो प्रतिद्वंदी है अप्सरा थिएटर का और उसको बर्बाद करने के लिए सारा काम कर रहा है। मुश्किल की बात यह थी कि फेलुदा चलने फिरने के लायक नहीं थे, उन्हें घर पे रह के ही ये सारा केस सॉल्व करना था। वही गर्म चाय का प्याला बनवाते हैं और चाय पीते पीते आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। फिर अचानक से वो पूछते हैं लाल मोहन बाबू से कि क्या जो भी एक्टर्स जिस इंटरव्यू उन्होंने लिया, उन्हें किसी खास चीज़ की लत थी। तो बताते हैं लाल मोहन बाबू कि हाँ, एक एक्टर जो था वह सिगरेट पीता था और जो नया वाला एक्टर है सुदेंदु चक्रवर्ती, इसे सुपारी खाने की आदत थी। ये सुनते ही फेलुदा तुरंत इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाते हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, नेपाल लहरी के केस का, और वो कहते हैं कि कातिल मिल गया है, आप मेरे घर आ जाइए। अब यहाँ लाल मोहन बाबू और तपेश की हालत ख़राब है, उनसे रहा नहीं जा रहा है कि वो 1 घंटा इंतज़ार कैसे करेंगे। तो फेलुदा कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग 1 घंटा इंतज़ार मत करो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ खून किसने किया। दरअसल माहितोष रॉय का खून हुआ ही नहीं था, उसने खुद को ही वह धमकी भरी चिट्ठियाँ लिखी थीं। वह पूछते हैं लाल मोहन बाबू से कि क्या वो जो नया कलाकार आया है वो लगभग 40-45 वर्ष का है। लाल मोहन बाबू कहते हैं हाँ। फिर फेलुदा पूछते हैं क्या वह गोरा चिट्टा है, तो वो कहता है हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। यह सुनते ही लाल मोहन बाबू चौंक जाते हैं। फेलुदा कहते हैं हाँ, उसने खुद को धमकी भरी चिट्ठियाँ लिखी और जानबूझ के अपनी सुपारी वाला डिब्बा पार्क में गिराया, जिससे पुलिस को यही लगे कि वहाँ कोई हाथापाई हुई और किसी ने उसको मार के लेक में गिरा दिया। पर उसने ऐसा किया क्यों? उसने ऐसा किया नेपाल लहरी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। दरअसल वह मेन लीड का हीरो बनना चाहता था किसी भी कीमत पर। उसने 3 महीने का इंतज़ार किया। 3 महीने में जब उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई तब लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसे भी वो बहुत फेमस हीरो तो था नहीं, और उसने बड़ी आसानी से ऐन टाइम पे नेपाल लहरी की जगह ले ली, क्योंकि उस समय अप्सरा थिएटर को तुरंत कोई एक्टर चाहिए था। एक्टिंग वो ठीक ठाक कर ही लेता था। उसने नेपाल लहरी को बड़ी ही बखूबी अपने रास्ते से हटा दिया। कहानी यहीं पे खत्म होती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कहानी पढ़ते समय अंत जानने की जो क्यूरियोसिटी थी वो पूरे टाइम बनी रही,
और सत्यजीत रे की एक और मास्टरपीस कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।